Hello students, we are back with our next video of the first chapter, that is the rise of nationalism in Europe. इसके पहले हमने फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेपोलियनिक कोड, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there was no nation state as we know them today. तो अगर आप मिड 18th सेंचुरी के मैप को देखते हैं, यूरोप के मैप को देखते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि उस ज़माने में कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं था. मोनार्कियल सिस्टम थी, छोटे छोटे किंगडम्स थे. ठीक है, सबकी अपनी लैंग्वेज, अपना एक कल्चर. तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दूर दूर तक वहाँ पर आपको नज़र नहीं आने वाला है. ठीक, what we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons, whose rulers had their autonomous territories. तो जो आज के समय में हम कंट्रीज जानते हैं जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, उस ज़माने में ये कोई एक सिंगल कंट्री थी ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे किंगडम्स थे. ठीक है, छोटे छोटे किंगडम जहाँ पे डच, कैंटन्स, ठीक है, जो रूलर्स होते थे ये लोग क्या है, रूल करते थे, और वहाँ पर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश था. यानी मोनार्कियल रूल था जहाँ पर उनका अपना कंट्रोल, अपना रूल स्टैब्लिश था. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल. तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी क्या है, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ हैं. ठीक है, पूरा का पूरा जो राजा हैं और राजा का पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश है इन एरियाज़ में. और इन टेरिटरीज़ यानी इन राजाओं का जो किंगडम है वहाँ पर रहते हैं बहुत सारे डाइवर्स कल्चर के पीपल, यानी कई सारे डिफरेंट कल्चर्स और कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो इस किंगडम में रहते हैं. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. अब आगे हमने पढ़ा था ना, आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म में हमने पढ़ा है कि कॉमन आइडेंटिटी में इनको बांधने की बात की गई है, या नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में बात करें तो एक सिंगल आइडेंटिटी में, कॉमन आइडेंटिटी में लोगों को बांधना. लेकिन जो राज्य जहाँ पर कई सारे कल्चर और कई सारे रिलीजन या कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, वो उस ज़माने में कहीं भी अपने आप को एक तरह का नहीं समझते थे. यानी उनको क्या लगता था कि दूसरी कम्युनिटी के लोग क्या हैं, वो दूसरे कल्चर को फॉलो करते तो वो हमसे अलग हैं, तो हम और वो एक साथ एक तरह से कैसे रह सकते हैं, या एक सिंगल आइडेंटिटी कैसे शेयर कर सकते हैं. तो दूर दूर तक हमें कहीं पर भी सिंगल आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर का कंटेंट नज़र नहीं आता है इन लोगों के बीच में. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. ये जो लोग हैं वो जो हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, साथ में कई डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स यानी डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया है, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है, जिसका किंगडम जो है ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया में फैला हुआ था, वो अपने आप में क्या है, कई सारे एरियाज़, कई सारे रीजन्स और कई सारी कम्युनिटीज़ यानी कि डिफरेंट कल्चर पीपल का क्या है, एक पैचवर्क है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर और कम्युनिटीज़ के लोग जो है रह रहे हैं. इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द ट्रल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेंटनलैंड, ओके, एज वेल एज बोहेमिया where the aristocracy were predominantly German speaking. तो एल्पाइन रीजन्स की बात करें तो वहाँ पर जो ट्रायरल्स हैं, आपके ऑस्ट्रिया हैं और सुडेंटनलैंड है, उस कम्युनिटी के लोग रहते थे. वही दूसरी तरफ जो है बोहेमिया जो है, वहाँ पर भी जो है आपका मेनली जो जर्मन स्पीकिंग पीपल्स हैं वो पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश करके रखे हुए हैं. ध्यान रखिएगा, जर्मनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पर. जर्मनी जो है अभी छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड है. जब वो एक साथ यूनिफाई होंगे तब आगे जाके जर्मनी फॉर्म होगी. ओके, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया. ओके, कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इटली यानी इटालियन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा बोली जाती है, और जो इटालियन स्पीकिंग लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं कुछ एरिया को, जैसे कि लोम्बार्डी है और वेनेटिया है. इन हंगरी
half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. अब हंगरी एरिया की अगर हम बात करें तो उसमें जो है आधी पॉपुलेशन जो है जो magyar लैंग्वेज है वो बोलते थे, वही जो आधी पॉपुलेशन है वो अपनी रीजनल यानी अपनी कम्युनिटी लैंग्वेज जो है अपने एरिया से जुड़ी हुई जो उनके एथनिक ग्रुप्स से रिलेटेड उनकी लैंग्वेज है उसको बोलते थे। तो उनकी अपनी डायलेक्ट्स, ओके, उनकी अपनी लैंग्वेज जो रीजनल बोली है उसको बोलते थे। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, ओके। Beside these three dominant groups, there also live within the boundaries of the empire a mass subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenians in Catalonia, and Croats to the south, and Romans to the east of Transylvania, okay. So अगर मैं बात करूँ इन एरियाज़ की तो वहाँ पर हमने देखा कि स्टार्टिंग में बात कर ली एल्पाइन रीजन की, ठीक है, बोहेमिया की बात कर ली, इटालियन स्पीकिंग जो लोग हैं वो लोम्बार्डी और वेनेतिया में कंट्रोल कर रहे हैं। हंगरी एरिया है आपका, वहाँ पर जो है magyar और रीजनल डायलेक्ट्स बोलने वाले लोग हैं। जो गलेशिया है वहाँ पर जो है पोलिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है कंट्रोल करके रखे हैं। तो हमने देखा अलग अलग ग्रुप जो है अलग अलग एरियाज़ को और अलग अलग लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। अब इन लोगों के अलावा पीजेंट्स ग्रुप भी हैं, ठीक है। पीजेंट्स ग्रुप का भी अपना कंट्रोल हर एक एरिया में इस्टेब्लिश है। नॉर्थ एरिया में बोहेमियंस हैं और सॉल्वेक्स हैं, ठीक है। आपका जो साउथ एरिया में है वो आपका क्रोट्स हैं, ठीक। कॉलोनिया में जो है वो सॉल्वियंस हैं और रोमांस जो है वो ईस्ट एरिया में है, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में पीजेंट्स की भी अलग अलग कम्युनिटी रह रही है। सच डिफरेंस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। दैट ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, ओके। तो डेफिनेटली इन लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, ना लैंग्वेज का, ना कल्चर का, ना रहन सहन का, कुछ भी आपस में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। तो कैसे ये लोग एक साथ आए होंगे? सिंपल, जो राजा है उसके खिलाफ बगावत करने के लिए लोग साथ आए, क्योंकि सबको राजा से प्रॉब्लम थी। तो सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर जो है राजा के खिलाफ खड़े हुए हैं, ठीक है, उनके खिलाफ बगावत करने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये जो एक रिवोल्ट है वो लोगों को साथ में लेकर आया। इसमें कोई भी जाति, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कम्युनिटी के कंटेंट की कोई चीज़ ही नहीं थी। सिंपल, वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद द किंग, सो लेट्स स्टार्ट अ रिवोल्ट एंड रिमूव द किंग फ्रॉम इट्स पोस्ट, ओके। सो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। अब सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के डाइवर्स कल्चर में कैसे नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट का कंटेंट जागा लोगों के बीच में, कैसे उन्होंने देश के लिए एक या अपने कंट्री को एक नेशन स्टेट फॉर्म करने के लिए और साथ में देश के लिए लड़ने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अचानक कैसे इन लोगों के बीच में जाग गया। कुछ रहा होगा ना, कोई ऐसा रीज़न बना होगा। ये जो रीज़न है हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक में, जहां हम बात करेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो कवर करेगा ये टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जो मिडिल क्लास है उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन या यूरोप ने रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने में, ओके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, जस्ट लाइक इट, subscribe the channel as well as share with the other students so they can also get the benefit of this video.